चलो आगे इसका एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। और आप जानते होंगे वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो रेट फ्लो को मेजर करता है। जो रेट फ्लो का मतलब होता है किसी पाइप में जब कोई लिक्विड फ्लो करता है, जैसे मान लो कोई लिक्विड को एक स्टेट से दूसरा स्टेट जब भेजा जाता है ना, तो उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर डिवाइस। ठीक है। और वो वेंचुरी मीटर डिवाइस जो है दो टाइप का डिवाइस है। पहला एक होता है ओपन वेंचुरी मीटर और दूसरा होता है क्लोज वेंचुरी मीटर। तो मैं खाली एक समझा दे रहा हूं। तो ओपन वेंचुरी मीटर तो देखो ओपन वेंचुरी मीटर समझना। ये देखो इस पाइप में पहला बात है कि कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। इस पाइप में कोई लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है। इस ऐसा सेटअप को बोलते हैं ओपन वेंचुरी मीटर। ओपन वेंचुरी मीटर बोला जाता है इस टाइप का सेटअप को। मान लो इस सेक्शन में, मान लो ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। यहां स्पीड v1 है और यहां का स्पीड मान लो v2 है। यहां का स्पीड v1 है और यहां का स्पीड v2 है। यहां कोई लिक्विड जा रहा है, यहां कोई लिक्विड जा रहा है। और ये भी तुम जानते हो कि इसका एरिया ज्यादा होगा, A1 ग्रेटर होगा A2 से, ये तो दिख ही रहा। तो स्पीड जानते हो एरिया का इन्वर्स होता है। इसका मतलब V2 ज्यादा होगा क्या से, V1 से। एरिया का इन्वर्स होता है, एरिया जहां छोटा वहां स्पीड ज्यादा। ये तो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी से लिख रहा हूं। अच्छा मैं ये भी जानता हूं, ये भी जानते होंगे कि जहां स्पीड जो होगा ज्यादा होगा। अच्छा स्पीड का इनवर्स होता है प्रेशर। स्पीड का इनवर्स होता है क्या चीज, प्रेशर। मतलब P1 ग्रेटर होगा P2 से, P1 ग्रेटर होगा P2 से। मतलब सेक्शन 1 का प्रेशर ज्यादा होगा सेक्शन 2 से। तो यहां का प्रेशर ज्यादा होगा यहां से, यहां का प्रेशर ज्यादा होगा यहां से। इसका मतलब ये ज्यादा हाइट तक राइज करेगा और ये कम हाइट तक रेज करेगा। तो इसका हाइट जो है वो हो जाएगा h1 और इसका हाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा h2। और अकॉर्डिंग टू दिख भी रहा है कि h1 ग्रेटर होगा क्या चीज से, h2 से। ठीक है ना, h2 से। तो मैं डायग्राम दे देगा, 3-4 को डायग्राम दे करके पूछेगा कि कौन सा लेवल ज्यादा होगा कौन सा लेवल कम होगा। ये सिखा रहा हूं अभी, इसे क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है बट ये लेवल पूछ सकता है कि कौन सा लेवल जो है ऊपर रहेगा कौन सा लेवल नीचे रहेगा। फिर से एक बार मैं बताने जा रहा हूं। A1 ग्रेटर है A2 से दिख रहा है। एरिया का इनवर्स वेलोसिटी होता है, ये भी जानते हो, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है। अच्छा स्पीड का इनवर्स होता है प्रेशर। स्पीड का इनवर्स होता है प्रेशर। मतलब वहां का प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू कहां का, यहां का प्रेशर।
वाइडर में प्रेशर ज्यादा होगा नैरो से, बस इतना ही समझना, वाइडर में प्रेशर ज्यादा होगा नैरो से। और ये तो हाइट के बारे में दिखाई दिए हैं। अच्छा सर, कुछ मान लो कि तुम्हें रेट पूछेगा या वेलोसिटी पूछेगा, तो कैसे निकालते हैं? तो पहला इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ, यहां और यहां इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। तो फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि सर a1 b1 बराबर क्या हो जाएगा? a2 b2, इक्वेशन नंबर 1। मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां और यहां इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी लगा दिया, a1 b1 इक्वल टू क्या? a2 b2। अब हम लोग लगाएंगे बर्नौलीज। फ्रॉम बर्नौलीज, तो फ्रॉम बर्नौलीज से सर यहां का प्रेशर, यहां का टोटल एनर्जी और यहां का टोटल एनर्जी को इक्वेट मारो, तो यहां का प्रेशर P1, यहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहां का पोटेंशियल एनर्जी डेटम मान लिया, इस लेवल को डेटम माने, ये डेटम मान लिया गया, तो डेटम का पोटेंशियल 0, और यहां का क्या हो जाएगा? प्रेशर प्लस यहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर, और वहीं का डेटम मान लिया तो इसका 0 हो जाएगा, होगा ना? अच्छा, इसी इक्वेशन को बर्नौलीज को देख करके ये लिखा गया, बर्नौलीज को देख करके ये इनइक्वालिटी लिखा गया। अब ये दोनों इक्वेशन से, ये तुम्हारा दोनों इक्वेशन से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, V1 V2 दो वेरिएबल है, दो इक्वेशंस है, ट्रांसपोज करके मतलब यहां से पुट करके निकाल सकते हो V1 V2। मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, मेथड बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा बर्नौलीज, ये दोनों लगा करके इक्वेशन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना? तो यही तुम्हारा वेंचुरी मीटर है, ये भी बता दिए हैं। अब आगे मेरे को ये विस्कोसिटी पढ़ाना है, इसको लिखने के बाद जो है विस्कोसिटी चालू करेंगे, सॉल्व नहीं करना। हो गया? अच्छा देखो, अगर रेट पूछेगा, रेट किसको बोलते हैं? एरिया इंटू स्पीड को। अगर रेट पूछा, अगर रेट पूछा किसी पॉइंट में रेट निकालो, रेट कांस्टेंट मिलेगा, इसीलिए तो दिक्कत नहीं है। रेट तुम इस क्रॉस सेक्शन में निकालो या इस क्रॉस सेक्शन में निकालो या आगे क्रॉस सेक्शन में निकालो, रेट हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। तो रेट निकालने का, क्यू को रेट बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। क्यू को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो A1 V1 या तो A2 V2, दोनों में किसी को भी निकाल सकते हो, दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हो। जहां का तुमको मालूम होगा स्पीड, वहां से एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, और जहां का स्पीड मालूम होगा वहां का एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, वहां का रेट निकल जाएगा। रेट कांस्टेंट रहता है, रेट वेरी नहीं करता, रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना? चलो, तो ये भी बता दिए। अब आगे लिखो विस्कोसिटी। अब हम लोग पढ़ने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हेडिंग करना प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तीसरा पार्ट में आ गए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। पहला हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा हाइड्रोडायनेमिक्स, तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। दो टॉपिक है, विस्कोसिटी और क्या? सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन।
चलो तीसरा पार्ट जो है फ्लूइड का, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहला हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी। फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का है फ्लूइड प्रॉपर्टी से, थर्ड पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, थर्ड पार्ट विस्कोसिटी या फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन में मेरे को दो तीन चीज बताना बस। अच्छा, फ्लूइड फ्रिक्शन में जानते हो लिक्विड दो टाइप का होता है, विस्कस और एक नॉन विस्कस फ्लूइड। अच्छा, ये तुम जो जानते हो कोई भी लिक्विड ले लो, जो भी लिक्विड तुम जानते हो ना, वो सारा लिक्विड तुम्हारा विस्कस है। अच्छा सर, नॉन विस्कस किसको बोलते हैं? वो आइडियल केस है, आइडियल कुछ होता नहीं है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। जैसे सरफेस, जैसे सरफेस दो टाइप का होता है ना, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। क्या स्मूथ सरफेस कभी देखा है? वो तो आइडियल केस हम मान करके चलते हैं। स्मूथ कुछ होता नहीं है, वो तो आइडियल केस है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, बट जो भी सरफेस तुम देख रहे हो वो तो रफ तो रहेगा ही, या कोई भी सरफेस वो रफ है। वैसे ही लिक्विड जो है दो टाइप का लिक्विड होता है, एक विस्कस होता है, एक नॉन विस्कस होता है। विस्कस के मतलब होता है फ्लूइड फ्रिक्शन रहेगा, और नॉन विस्कस के मतलब होता है फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो क्या कोई ऐसा लिक्विड है जिसका ईटा नहीं होता है? ऐसा कोई नहीं, ईटा होगा ही, नॉन जीरो होता। तो विस्कोसिटी या फ्लूइड फ्रिक्शन समझना बारीकी से यहां से। अब सबसे पहला हम लोग बताएंगे न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी। अब इसमें देखना है कि मान लो कि ये तुम्हारा रिवर बैंक है, ये समझो ये रिवर बैंक है। इसमें रिवर में ये बॉटम का लाएगा, ये टॉप का लाएगा। अच्छा, रिवर बैंक को ओरिजिन सेट कर देता हूं और इसको मैं से वाई एक्सिस पकड़ लेता हूं। अच्छा, ये भी जानते हो कि रिवर वाला बैंक में जो है लिक्विड जो फ्लो करता है वो लेयर वाइज फ्लो करता है, लेयर वाइज। यहाँ का वेलोसिटी बहुत कम, यहाँ का वेलोसिटी जो है बहुत कम रहता है, सबसे कम। उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर यहाँ इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ का वेलोसिटी होगा, क्योंकि लेयर वाइज फ्लो करता है ना, फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा, नीचे जाने से फ्रिक्शन बढ़ता है, लेयर बढ़ रहा है। मान लो कि यहाँ का वेलोसिटी v है, तो यहाँ का v प्लस dv हो जाएगा। और ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इसको dy पकड़ो। अच्छा, ये लेयर जो है इसमें स्लिप कर रहा है, ये ऊपर वाला लेयर जो है इसमें स्लिप कर रहा है, तो ऊपर वाला लेयर जो है नीचे वाला लेयर में फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा जिसको हम Fb बोलते हैं, Fb, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? Fb। बाय न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी से फॉर्मूला ये होता है ईटा एरिया dv बाई dy होता है। यही हमारा न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी होती है। ये माइनस क्या बताता? माइनस बताता है कि नीचे डेप्थ में जाने से विस्कोसिटी या डेप्थ में जाने से वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होगा, ठीक है? बट माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस खाली डायरेक्शन बता रहा है कि रिलेटिव मोशन इधर तो फोर्स इधर, अरे रिलेटिव मोशन इधर तो फोर्स इधर। माइनस से तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर इन मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो हो जाएगा विस्कस फोर्स हो जाएगा ईटा एरिया
dB बाई dy, ईटा एरिया dB बाई क्या होगा dy। ये फॉर्मूला जो है सबके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, ये हर जगह लग जाएगा, अप्लीकेबल है। ईटा एरिया dB बाई dy, यहां तक लिखो और आगे मैं डिस्कस करता हूं इसके बारे में। इसमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 3-4 फॉर्मूला है, बट इंपॉर्टेंट आएगा। छोटा टॉपिक है, स्कोरिंग है, छोटा टॉपिक है, स्कोरिंग है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 3-4 को फॉर्मूला है बस। ईटा एरिया dB बाई dy, माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, माइनस डायरेक्शन बताता है। या ऊपर जाने से समझो, ऊपर जाने से या नीचे जाने से वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होता है, डेप्थ में जाने से वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा कम होगा। अच्छा dB बाई dy जो होता है याद रखिएगा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अगर प्रेशर बाई थिकनेस होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट, अगर एनर्जी बाई थिकनेस होगा तो एनर्जी ग्रेडियंट, अगर वेलोसिटी बाय थिकनेस होगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर बाय थिकनेस होगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर टेम्परेचर बाय थिकनेस रहता तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता, इसका नेक्स्ट चैप्टर में है। अच्छा ईटा को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ए को क्या बोला जाता है, ए को एरिया ऑफ लेयर, ए हमारा एरिया ऑफ लेयर है, और ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इसका हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कट गया, और न्यूटन पर मीटर को पास्कल बोलते हैं। तो ईटा का डायमेंशन हो जाएगा न्यूटन पर मीटर को पास्कल बोलते हैं, और सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो पास्कल सेकेंड ईटा का यूनिट होता है। पास्कल सेकेंड को दूसरा नाम है डेकापॉइज, इसी का नाम है डेकापॉइज, पॉइजली से नाम आया, डेकापॉइज इसी को बोलते हैं, ऐसा यूनिट डेकापॉइज होता है। और सीजीएस पॉइज होगा, और 1 पॉइज बराबर हाउ मेनी डेकापॉइज, या 1 डेकापॉइज बराबर हाउ मेनी पॉइज, 10 पॉइज होता है। लिखवाए थे क्या, क्या लिखवाए थे, हाँ 1 डेकापॉइज बराबर क्या 10, 1 डेकापॉइज बराबर 10 पॉइज होता है, लिख लेना। 1 डेकापॉइज बराबर क्या होता है 10 पॉइज होता है। और सीजीएस में यूनिट क्या होता है पॉइज का निकालेगा। अच्छा इसका डायमेंशन तुम लोग निकाल सकते हो, प्रेशर का होता है एम एल इनवर्स टी के पावर -2, और टाइम का टी हो जाएगा। अरे यहीं से यूनिट से निकाल रहा हूं, पॉइज ये पास्कल का होगा, पास्कल मतलब प्रेशर, प्रेशर का होगा एम एल इनवर्स टी के पावर -2, और सेकेंड का टी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स हो जाएगा। ये डायमेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ईटा का, ईटा का डायमेंशन लर्न कर लेना चाहिए। एम एल इनवर्स टी इनवर्स, एम एल इनवर्स टी इनवर्स
ईटा का डायमेंशन है। चलो चलो आगे जो है हम लोग को बताना है स्टॉक्स लॉ। सेकंड बताना है स्टॉक्स लॉ। अब ये स्टॉक्स लॉ क्या है समझो। स्टॉक्स लॉ। अब ये स्टॉक्स लॉ जो है खाली स्फेरिकल बॉडी के लिए वैलिड है, लिख लेना, वैलिड फॉर अ स्फेरिकल बॉडी। ये खाली वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर स्फेरिकल या स्फेयर बॉडी। स्फेरिकल टाइप का बॉडी के लिए लगता है स्टॉक्स लॉ। अब ये क्या है स्टॉक्स लॉ जो है समझो, ये मान लो कोई लिक्विड कंटेनर है, ये कोई लिक्विड कंटेनर है जिसका डेंसिटी रो लिक्विड है, जिसका डेंसिटी क्या है रो लिक्विड है, और यहाँ कोई स्फेरिकल बॉडी है, यहाँ कोई स्फेरिकल बॉडी है, यहाँ कोई स्फेरिकल बॉडी है। ये हो सकता है कि नीचे जाए ऊपर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मान करके चल रहा हूं कि ये डुबाने के बाद, इमर्ज करने के बाद ये नीचे शुरू किया जाने के लिए, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छा v वेलोसिटी को कुछ भी बोल सकता हूं, ये वेलोसिटी है। अगर ये नीचे जाएगा तो इसमें एक फोर्स लगेगा ऊपर के तरफ जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, और इसका रेडियस r है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है r है। ये जो विस्कस फोर्स जो लगता, ये जो विस्कस फोर्स जो लगेगा, इसका जो विस्कस फोर्स जो लगेगा वो 6 पाई ईटा आर भी लगता है। इसको याद रखो, भूलना नहीं, 6 पाई ईटा आर भी, वेयर ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर तुम्हारा रेडियस है, भी तुम्हारा वेलोसिटी है। 6 पाई ईटा आर भी, 6 पाई ईटा आर भी। इसी फॉर्मूला को स्टोक्स फॉर्मूला बोलते हैं, बट ये खाली स्फीयर के लिए वैलिड है, सबके लिए नहीं लगता, ओनली स्फीयर के लिए लगता। सिक्स पाई ईटा आर वी, कौन फोर्स, सिक्स पाई ईटा क्या आरबी। आगे बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी कोई बता सकता है टर्मिनल वेलोसिटी किसको बोलते हैं सर? नहीं फॉर्मूला तो ठीक है बट बोलते किसको है? हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, नेट फोर्स बैलेंस करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब तुम किसी लिक्विड में डालोगे ना तो पहला उसका वेलोसिटी बढ़ेगा नॉन लीनियरली, और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाकर के फिर आगे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट होने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाते रहेगा, और उसी वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी।
और तुम लोग का टर्मिनल, और ये टर्मिनल वेलोसिटी खाली स्फेयर के लिए वैलिड होता है, सबके लिए नहीं लग सकता। इस लाइक ऑब्जेक्ट के लिए मैं डिराइव करूंगा अभी टर्मिनल वेलोसिटी का। सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं कि कैसा बनेगा। ये समझो कि ये तुम्हारा टाइम है, ये टाइम है, और ये समझो कि ये कोई वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कर्व है, ये वेलोसिटी लाइन है, और ये जीरो है। जैसे तुम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे, अपना स्पीड बढ़ाएगा, नॉन लीनियरली स्पीड बढ़ाएगा, और उसके बाद आगे जाने के बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले इसका स्पीड बढ़ेगा और फिर जा करके सीधा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका ग्राफ स्टैंडर्ड है, बता रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है। पहले स्पीड बढ़ाया और उसके बाद जो है स्पीड बढ़ाने के बाद इसका स्पीड कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इस स्पीड को, यही स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी। ये ग्राफ स्टैंडर्ड है, नोट करके ग्राफ बनाओ, और ये ग्राफ को याद रखो। टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे ही बनता है, पहले इंक्रीज करेगा और आगे जाने के बाद जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसका एक्सप्रेशन याद होगा, बैलेंस करके निकाला जाता है, और नहीं भी याद रहेगा ना तो फ्यू सेकंड में निकाल सकते हो। अब इसको डिराइव कर देता हूं। चलो, इसका फॉर्मूला सभी को याद होगा, नहीं भी याद होगा दिक्कत नहीं है, डिराइव कर सकते हो। अगर इसका फॉर्मूला नहीं भी याद है तो डिराइव किया जा सकता है। अब कैसे डिराइव करेंगे समझो। मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, जिसका डेंसिटी रो एल है, रो लिक्विड। यहाँ कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो नीचे जा रहा है, ऊपर भी जा सकते, उससे कोई फर्क नहीं है। ये नीचे जा रहा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, वीटी से जा रहा। अगर ये वीटी से जाएगा, वीटी तो कांस्टेंट स्पीड है, ये चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना। अब इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे नीचे क्या लगेगा, वेट, वही है, और ये नीचे जा रहा है तो इसको विस्कोसिटी फोर्स लगेगा, ऊपर लगेगा, और बायोंसी का नेचर हमेशा ऊपर होता, बायोंसी का नेचर हमेशा ऊपर होता। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो लगेगा, मतलब बैलेंस करेगा, एफ बी प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, ठीक है ना। अब यहां से एफ बी जानते हो 6 पाई ईटा आर बी, 6 पाई ईटा आर बी होता है, और ये क्या होता है, रो लिक्विड इंटू वीजी, अरे रो बी जी होता है, और वेट क्या होता है, एम जी, एम को लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वी जी, ठीक है, हाँ ठीक तो लिखे, बराबर है, एम जी लिखेंगे, और मास को लिख दिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिए, सही लिखा हुआ। अब इसको मेरे को भी निकालना है, भी, ये छोटा भी निकालना है, वो भी तो वॉल्यूम है, तो 6 पाई ईटा आर इंटू भी, छोटा भी को निकालना है, इसको निकालना है। अब इसको इधर कर दो और वीजी को कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड होगा, रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। अब यहां हो जाएगा 6, या इसको डिवाइड कर दो,
इसको डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम को डालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ग्रेविटी और रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड होल बाई 6 पाई ईटा आर। आर से एक आर कटेगा, पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, तो यहां से वेलोसिटी क्या आ गया 4r² ग्रेविटी बाई 6 इंटू 3 इंटू ईटा, और यहां क्या आ जाएगा रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, यहां से कैंसल होगा 3 बार में 2 बार में, तो यहां हो जाएगा Vt बराबर 2r² इंटू जी बाई 9 ईटा, और यहां हो जाएगा रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। ये फॉर्मूला आपको खाली याद रखना है कि वेलोसिटी r का किस प्रोपोर्शन में है, वेलोसिटी r का किस प्रोपोर्शन में है, तो r² दिख रहा है r², ठीक है। यहां तक लिखो, फिर आगे मैं समझाता हूं। खाली स्फेयर के लिए वो फॉर्मूला स्फेयर के लिए निकाला गया। हाँ, खुद से डिराइव करो, देख देख करके नहीं लिखना, खुद से डिराइव करो। हो गया। चलो, इससे एक PYQ क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, कहता रेट ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझते हो, मतलब पावर। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन मींस पावर पूछ रहा है। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब तुमको पूछ रहा है कि सर हीट प्रोडक्शन का डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पूछ रहा है, मींस पावर पूछ रहा है कि पावर का किस प्रोपोर्शन में आर होगा, आर के पावर फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा किस प्रोपोर्शन में हीट प्रोड्यूस करेगा। उसमें कोई स्फीयर को जब तुम लिक्विड में डालोगे तो फ्रिक्शन के कारण हीट होगा, वो स्फीयर जो है फ्रिक्शन के कारण हीट होगा, और उसका हीट का जो रेट है, रेट समझते हो ना, dq/dt मतलब पावर। पावर जो है रेडियस किस प्रोपोर्शन में आएगा, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। तुम जानते हो पावर जो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता, पावर जो होता है क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता। अच्छा, फोर्स जानते हो 6 पाई ईटा आर इंटू VT होगा, अरे ये होता है, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ VT है, VT मतलब टर्मिनल, वही है, ये स्टोक्स लॉ है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी है। यहां हो जाएगा सर पावर जो है, ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा R इंटू VT का स्क्वायर। अच्छा, VT R² का प्रोपोर्शन है, अभी लिखे थे, VT क्या है R² का प्रोपोर्शन है, तो क्या हो जाएगा, क्या बताएगा, पावर जो होगा R इंटू R² इंटू स्क्वायर, मतलब पावर प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के पावर 5 हो जाएगा, यही आंसर है, R के पावर 5 आएगा, यही आंसर है। तो हीट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा R के पावर 5 आएगा। हीट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा R के पावर 5 आएगा। तो ये क्वेश्चन था, पिछले साल करवाए थे क्या, R के पावर 5 होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड के लिए 1 टेम्परेचर का प्रोपोर्शन होता है, और गैस के लिए √T का प्रोपोर्शन होता है, इसको लिख लेना। ईटा जो है फॉर लिक्विड के लिए याद रखना, ईटा 1 टेम्परेचर का प्रोपोर्शन होता है, इन है 1 क्या टेम्परेचर का प्रोपोर्शन होता है,
और दूसरा जो है फॉर गैस के लिए, और गैसेस के लिए ईटा जो होगा वो स्क्वायर रूट टेम्परेचर का प्रोपोर्शंस होता है, स्क्वायर रूट टेम्परेचर का प्रोपोर्शंस होता है ये। हाँ, तो इस टॉपिक में इतना ही था। पहला था न्यूटन्स फॉर्मूला, ये भी बता दिए। दूसरा था स्टोक्स लॉ, ये भी डिस्कस हो गया। इसके बाद जो था टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी बता दिए। और लास्ट में जो था टर्मिनल वेलोसिटी का एक कर्व था, वो भी डिस्कस हो गया। इसमें और कुछ पूछा नहीं जाता, इसमें है ही नहीं है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चन आएगा ही, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है, वो एनटीए यहीं को टारगेट लेता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, विस्कोसिटी या तो सरफेस टेंशन से। और उधर से ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं रहेगा, से एक आधो का क्वेश्चन रहेगा, बट हाइड्रोस्टैटिक से मोस्ट पॉपुलर टॉपिक होता है आर्किमिडीजम। और हाइड्रोडायनेमिक्स का इसे जो है इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थोड़ा सा कर लेना बस, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वही दो चीज़ तो है ही है, हाइड्रोडायनेमिक्स में वही दो चीज़ है। और तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का। विस्कोसिटी खत्म हो गया, मैं खाली कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन लेंगे अभी। तो सरफेस टेंशन क्या है, इसको लिख लिया क्या, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था। लिक्विड के लिए इनवर्स और गैस के लिए स्क्वायर रूट टी होता है। अब नेक्स्ट हमारा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को एस या टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कोई वेक्टर नहीं है, ये मत समझना वेक्टर क्वांटिटी ऐसे। अच्छा, सरफेस टेंशन जो होगा ये पहला सरफेस प्रॉपर्टी होता, ये पहला बात जो है सरफेस प्रॉपर्टी होता। ये आप जानते हैं कि सर ये कोई लिक्विड से कोई लिक्विड है यहाँ पर। ये भी हम लोग जानते हैं कि इस लिक्विड में अगर ये मॉलिक्यूल्स अंदर में है, अगर ये मॉलिक्यूल्स अंदर में, तो इसमें जानते हो हर मॉलिक्यूल्स इसको फोर्स लगाएगा, हर मॉलिक्यूल्स इसको आपस में फोर्स लगाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ जो है कैंसल कर जाएगा, अंदर में नेट फोर्स मॉलिक्यूल्स का जीरो लगता। बट अगर जो मॉलिक्यूल्स सरफेस में है, अगर जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, यहाँ का फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा, यहाँ का नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड लगता, यहाँ का नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड लगता। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। इसका नेट फोर्स जो है सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स का नीचे लगता, इसलिए लेयर जो है वो स्ट्रेन में आ जाएगा, स्ट्रेन में। और उस स्ट्रेन प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। ज़्यादा पूरा डिटेल नहीं समझना है, खाली इसका फॉर्मूला समझना है, खाली इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ। अगर मॉलिक्यूल्स इनसाइड हो तो उसमें कोई स्ट्रेन नहीं डेवलप करेगा, मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा। और जो मॉलिक्यूल सरफेस में प्रेजेंट है वो थोड़ा एक्सपीरियंस करेगा टेंशन जैसा। और किधर, डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ये देखो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि सर सरफेस टेंशन बोलते किसको है, सरफेस टेंशन
मान लो ये कंटेनर है और ये कोई लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और इस लिक्विड में एक लाइन है जिसका लेंथ L है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसका लेंथ क्या है L। अच्छा, इस लाइन में फोर्स लगेगा, दोनों तरफ फोर्स खींचेगा, सरफेस इसको फोर्स लगाएगा, सरफेस इसको क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, दोनों तरफ से लगेगा, इधर से भी लगेगा और इधर से भी लगेगा, दोनों तरफ से लगता है। खाली आइदर मान करके चल रहा हूं। तो आप जानते हो कि सर L लेंथ में फोर्स F लग रहा है, तो यूनिट लेंथ में कितना लगेगा, F/L लगेगा, इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो T का फॉर्मूला F/L होता, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स बाय लेंथ, L लेंथ में F लग रहा है तो यूनिट लेंथ में क्या लगेगा, FL लगेगा, F/L लगेगा, है ना। तो यूनिट लेंथ में जितना फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। यहां तक लिखो, आगे मैं प्रोसीड करता हूं इसको। इसका डायमेंशन लिखा जाएगा, फोर्स बाय लेंथ है, L से L कट जाएगा, चलो अच्छा, इसमें एक चीज और मैं समझाऊंगा। इस चैप्टर का अभी का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा कर रहा है आजकल, उसको मैं लिख देना चाह रहा हूं, पहले लिख करके उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। ये जो फॉर्मूला है, या तो इसको तुम पोटेंशियल एनर्जी बोलो या तो वर्क डन बोलो, एक ही चीज है, या तो पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे या तो हम लोग वर्क डन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया डेल्टा ए। ये याद रखना, ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, ये भी जानता होगा कि सर वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, ये T तो T है, एरिया हो जाएगा A फाइनल माइनस A इनिशियल, A फाइनल माइनस A इनिशियल। अच्छा, इसमें गड़बड़ मत करना, इसमें अभी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, इसी फॉर्मूला से ढेर सारा क्वेश्चन लेंगे। अगर एक सरफेस रहा तो खाली T यूज करना, अगर देखना कि अगर वो लिक्विड का या जो भी सरफेस होगा, अगर दो सरफेस मिलेगा तो वहां 2T कर देना, एक सरफेस के लिए T रहने देना, और अगर दो सरफेस रहेगा तो 2T करना है। अब इस फॉर्मूला को लेकर के मैं एक दो एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। पहला एक दो एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। जैसे पहला एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। पहला एग्जांपल लेने जा रहा हूं, पहला एग्जांपल है फॉर्मेशंस ऑफ लिक्विड बबल। फॉर्मेशंस ऑफ लिक्विड बबल, कोई अगर लिक्विड बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बन रहा है, तो अगर ये कोई लिक्विड बबल है, ये क्या है, लिक्विड बबल है जिसका रेडियस R है, पहले 0 था, रेडियस 0 था, अब रेडियस R बन गया, और ये लिक्विड बबल है, ये क्या है, लिक्विड बबल, और इसका सरफेस टेंशन T है। पूछ रहा है कि इस लिक्विड बबल बनने के लिए कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा या कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो यहां मेरे को निकालना है U या वर्क डन।
यहाँ कोई बता सकता है कि हाउ मेनी सरफेसेस, दो सरफेस है, यहाँ लिक्विड बबल है, बबल मतलब दो सरफेस, एक अंदर में और एक, तो यहाँ टी के जगह 2t लेना पड़ेगा। अच्छा फाइनल एरिया, सरफेस एरिया जानता होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो क्यों, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट का एरिया जीरो होता, तो इसका एनर्जी हो जाएगा 8 पाई टी आर स्क्वायर, यही आंसर है। अगर इसी के जगह में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, मैंने रेडियस के जगह डायमीटर डालता हूं कभी कभी, डालता नहीं हूं, दूंगा ही। अगर रेडियस के जगह डायमीटर दिया हुआ रहेगा तो लास्ट में इसको डिराइव कर लेना, रेडियस के जगह d/2 कर देना। तो जैसे तुम यहां d²/4 करोगे, ये कैंसल होकर के 2 बचेगा। समझा कि नहीं समझा डायमीटर के टर्म में। अच्छा फॉर्मेशन ऑफ, अगर लिक्विड ड्रॉप रहा, अगर कोई ड्रॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, तुम लोग जानता होगा ड्रॉप, समझता ना जी ड्रॉपर, अगर कोई ड्रॉपर को ड्रॉप करवाओगे तो जानता नहीं स्फेरिकल शेप का निकलता है, तो उस फॉर्मेशन करने के लिए कितना वर्क डन बनना होगा या कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो यहां क्या करेंगे, चलो इसको लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाएंगे, लिखते जाओ, टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन है। लिक्विड, हाँ, दो सरफेस के लिए 2t, एक सरफेस के लिए सिंगल t, वो देखना पड़ेगा, एग्जांपल से समझ में आता है। वो जीरो है, पहले पॉइंट साइज था, रेडियस जीरो था, पहले छोटा सा था, धीरे धीरे बनना शुरू किया, इसलिए जीरो हो जाएगा, फाइनल इनिशियल जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन करवाएंगे, एमसीक्यू करवाएंगे। हो गया। अच्छा सॉलिड स्फीयर के लिए, अगर मान लो सॉलिड स्फीयर रहा, अगर सॉलिड स्फीयर रहा, सॉलिड स्फीयर का कितना सरफेस रहता है, 2 कैसे रहेगा, अरे सॉलिड स्फीयर का कितना सरफेस रहेगा, एक ही रहेगा, बाहर में रहेगा, सॉलिड मतलब सॉलिड, एक रहता, ठीक तो है। सॉलिड सरफेस का एक सरफेस रहेगा बाहर वाला, जिसका सरफेस टेंशन T है। अच्छा इसका रेडियस को R पकड़ लो, इसका रेडियस को तुम R पकड़ लो, पहले जीरो था, पहले जीरो रेडियस था, अब धीरे धीरे बढ़ करके क्या हो गया, R रेडियस बन गया। अच्छा इसका एनर्जी या वर्क डन क्या होगा, T इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, अरे फाइनल एरिया माइनस क्या, इनिशियल एरिया, तो T इंटू 4 पाई स्क्वायर माइनस 0, यही आंसर है, इसका यही आंसर आएगा, सॉलिड स्फीयर का यही आंसर आएगा। अच्छा आप कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं कि अगर लिक्विड बबल R से 2R रेडियस बना दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे अब। अगर कोई लिक्विड बबल्स रेडियस R से 2R बन गया, हाँ रेडियस R से 2R बन गया, उस प्रोसेस में कितना एनर्जी करेगा, अगर रेडियस R से 2R हो गया, अगर रेडियस R से 2R चला गया तो कितना, लिक्विड बबल है, बबल है, बबल है, लिक्विड बबल है, 2T लेना पड़ेगा,
32 आ रहा है। अगर कोई बबल ऐसा है, ये बबल थोड़ा बढ़ करके बड़ा हो गया, इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस 2r हो गया। अच्छा, यहां दो सरफेस टेंशन बनेगा, तो यहां से वर्क डन जो होगा t के जगह 2t, बबल है, ये बबल है। और यहां फाइनल एरिया माइनस क्या, तो 2t, ये हो जाएगा 4 पाई, रेडियस हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर माइनस, यहां हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां 16 में 4 घटेगा 12, 24 आ जाएगा। सही तो लिख रहा हूं यार, 24 पाई टी आर स्क्वायर, यही तो आंसर है। सोलह माइनस 4 मतलब 12, और 12 इंटू 2 और 24, यही आंसर आएगा। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो लिखो। लिखो a certain number of spherical drop, a certain number of spherical drop, हाँ, a certain number of spherical drop of liquid, a certain number of spherical drop of liquid, radius r, छोटा r, small r, radius small r, combines to form a single drop, combines to form a single drop of radius capital R and volume V, capital V, volume क्या V, और सरफेस टेंशन T, कैपिटल T, सरफेस टेंशन कैपिटल टी। आगे लिखना फाइंड द एनर्जी रिलीज, फाइंड द एनर्जी रिलीज, फाइंड द एनर्जी रिलीज, हाँ ड्रॉप है, फाइंड द एनर्जी रिलीज। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है। सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल ड्रॉप, सर्टेन नंबर, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पहले हिंट दूंगा। एन ड्रॉप है, ये कंबाइन होकर के सिंगल ड्रॉप बना दिया जिसका रेडियस आर है, और इसका रेडियस को छोटा आर पकड़ लो। पहला छोटा और बड़ा आर में एक रिलेशन निकालता हूं, पहला रिलेशन निकाला जाता है ऐसा क्वेश्चन में। जब भी तुम्हारा ड्रॉप स्प्लिट करता है या कंबाइन करता है तो छोटा और बड़ा आर में रिलेशन निकालो। पहला बात, इसका वॉल्यूम इक्वेट मारेंगे, वॉल्यूम कहीं नहीं जा रहा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये से ये चला गया, तो यहां से n बराबर आर क्यूब बाय आर क्यूब हो जाएगा। इसको रहने दो, काम का चीज है।
ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। अब हम लोग जानते हैं कि सर डेल्टा यू जो होता है टी इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, टी इंटू इतना। अच्छा एक चीज और मैं रिप्लेस करूंगा। अच्छा वॉल्यूम भी जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ये ना होगा ऐसा, ये वॉल्यूम बड़ा वाला का। अच्छा आप क्या करेंगे, यहां बच्चे लोग गड़बड़ करता है, टी के तो टी लेंगे, ड्रॉप है, अरे टी को टी लेंगे, फाइनल एरिया, फाइनल एरिया तो ठीक है ये वाला, ये फॉर्मेशन वाला, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये गलत लिखा हुआ है, यहां गड़बड़ है, एक का एरिया लिखे, वहां एक का एरिया लिखा हुआ है, हाँ इंटू एन छूटा हुआ है, तो यहां इंटू एन करेंगे। एन का एरिया चाहिए मेरे को, सिंगल का एरिया नहीं चाहिए, एन का एरिया चाहिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर दिखेगा, तो 4 पाई टी आर स्क्वायर माइनस एन इंटू आर स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, आर स्क्वायर को रहने दो, एन को रिप्लेस करो, एन कहां है, एन क्या है आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, ऐसा ठीक है ना। अच्छा एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसको अंदर करो, इसको थोड़ा ट्रांसपोज करो, तो यहां इधर हो जाएगा 3v बराबर 4 पाई आर क्यूब, ऐसा होगा। अरे इसको इधर ट्रांसपोज किए हैं, उधर क्या देख रहे हैं, यहां देखो ना, यहां इसको ट्रांसपोज किए हैं, मेरे को भी के टर्म में रिलेशन चाहिए। अच्छा एक तो कैंसल हो जाएगा, ये तो ठीक है, एक तो कैंसल हो जाएगा, हाँ ठीक है, बन गया 4 पाई टी। अच्छा यहां आर क्यूब करेंगे और एक आर से डिवाइड मारेंगे, माइनस यहां करेंगे आर क्यूब करेंगे और एक आर तो बचेगा, नीचे आर तो बचा हुआ रहेगा, ये कटेगा, ठीक है। अब ये आर क्यूब को बाहर पकड़ो, आर क्यूब को मैंने बाहर पकड़ूंगा, तो डेल्टा यू जो होगा 4 पाई आर क्यूब इंटू टी, और यहां हो जाएगा 1/r माइनस 1/r। अच्छा 4 पाई आर क्यूब दिख रहा होगा, ये देखो 3v, तो यहां हो जाएगा डेल्टा यू हो जाएगा 3vt, और यहां हो जाएगा 1/r माइनस 1/r हो जाएगा, और एनर्जी रिलीज करेगा, याद रखना कंबाइंड होने समय एनर्जी रिलीज करता, एरिया बढ़ रहा, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर स्प्लिट होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो ये याद रखना, रिलीज और ये में ये करेगा, अगर कंबाइन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और फिर वाइसा वर्सा उल्टा हो जाएगा। यही आंसर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो और आगे बताएंगे, इससे आगे न्यूमेरिकल करवाएंगे।